छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था। नाम था भीमलाल। ईमानदार, परिश्रमी और सादा जीवन जीने वाला वह व्यक्ति दिन रात मेहनत कर अपने परिवार का पेट पालता था। उसके 2 बेटे थे, रामा बड़ा और जिम्मेदार स्वभाव का, और अरुण छोटा लेकिन थोड़ा लापरवाह। भीमलाल ने अपने जीवन की गाढ़ी कमाई से बड़ी मुश्किल से 1 बीघा जमीन खरीदी थी। यही उसकी सबसे बड़ी पूंजी थी, जिसे वह अपने बेटों के भविष्य के लिए बचाकर रखे हुए था। समय के साथ सब कुछ बदलता गया और भीमलाल बूढ़ा होने लगा। अब उसके शरीर में पहले जैसी ताकत नहीं रही थी। खेत जोतना तो दूर, ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया था। वह जानता था कि उसका अंत नजदीक है। एक दिन सांझ के समय, जब आकाश में सूरज की आखिरी किरणें पसरी हुई थीं, भीमलाल ने अपने दोनों बेटों को अपने पास बुलाया। उसकी आंखों में एक गहरी चिंता और दिल में पिता का प्रेम साफ झलक रहा था। बेटा रामा, बेटा अरुण, मेरी जिंदगी की शाम आ गई है। अब ज्यादा दिन नहीं है। मैं चाहता हूं कि मरने से पहले तुम दोनों को एक बात कह दूं। दोनों बेटे शांत होकर अपने पिता की बातें सुनने लगे। वो जमीन जो मैंने पसीने से सींच कर खरीदी थी, वही एकमात्र चीज है जो मैं तुम्हें दे सकता हूं। मगर याद रखना, जमीन से ज्यादा कीमती है आपसी प्यार और एकता। अगर तुम दोनों आपस में मिलजुल कर रहोगे तो ये 1 बीघा जमीन भी सोने के खेत बन जाएगी। लेकिन अगर लड़ाई करोगे तो ये जमीन भी अभिशाप बन जाएगी। बाबूजी, आपको कुछ नहीं होगा। चलिए, हम अभी अस्पताल चलते हैं। डॉक्टर को बुला लाते हैं, आप ठीक हो जाएंगे। भैया, शायद अब कोई फायदा नहीं। एक दिन सबको जाना होता है। बाबूजी की सांसें ही अब हमें कुछ कहना चाहती हैं। बेटा, अस्पताल की नहीं, अब मेरी बातों की जरूरत है। मेरे जाने के बाद एक दूसरे का और अपनी मां का ख्याल रखना। हमने बहुत दुख और तकलीफ में तुम्हें पाला है। भूखे रहे, लेकिन तुम्हें कभी भूखा नहीं सोने दिया। वो जमीन जो 1 बीघा है, वो मेरी जान रही है, लेकिन उससे भी ज्यादा प्यारा है तुम्हारा आपसी प्यार। उसे बांट लेना, मगर अपना रिश्ता कभी मत बांटना। तुम दोनों जब एक थे तो मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी था। अब मैं जा रहा हूं, मगर तुम्हारे भीतर जिंदा रहूंगा अगर तुम मिलकर रहोगे। रामा की आंखों से आंसू बहने लगे। वह पिता के पास बैठा और धीरे से बोला, बाबूजी, हम वादा करते हैं माँ को कभी अकेला महसूस नहीं होने देंगे और एक दूसरे से कभी अलग नहीं होंगे। भीमलाल, तू इतनी जल्दी मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। तूने तो कहा था ना, जीवन भर साथ निभाएगा। फिर अब अकेले क्यों जा रहा है? बच्चों को बड़ा करते करते हमने अपनी जवानी खो दी। अब जब थोड़ा सुकून मिलने का वक्त आया, तू मुझे अकेला छोड़ देगा। मैं जा रहा हूं मोती, पर तुम्हारे भीतर हमेशा रहूंगा। और मोती, बच्चों का ख्याल रखना, और तुम दोनों अपनी मां को कभी अकेला मत छोड़ना। इसके बाद उसका चेहरा शांत हो गया। सांसें थम गईं। मोती देवी चीख मारकर रो पड़ी। उठ जा, देख, तेरे बेटे तुझे देख रहे हैं, मत जा। झोपड़ी में एक गहरा सन्नाटा छा गया था। बाहर खेतों की हवा अब भी बह रही थी, मगर अब उसमें एक पिता की आखिरी सीख की गूंज थी। कुछ दिन बीत गए। एक दिन सुबह सुबह रामा और अरुण, दोनों भाई, बातें कर रहे हैं। अरुण, बाबूजी अब हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उन्होंने जो कुछ कहा वो हमारे लिए आखिरी नहीं, पहला रास्ता है। हमें उसी पर चलना है। भाई, मैं सोच रहा था, अगर हम जमीन को 2 हिस्सों में बांट लें तो झगड़े की नौबत ही नहीं आएगी। हर कोई अपने हिस्से में काम करेगा, किसी पर बोझ नहीं पड़ेगा। अरुण, जमीन बांट लेना आसान है, लेकिन जो रिश्ता हमने बचपन से संभाला है, अगर वो टूट गया तो बाबूजी की आत्मा को कभी सुकून नहीं मिलेगा। बाबूजी ने जमीन से ज्यादा हमारे आपसी प्यार को जिंदा रखने की बात कही थी। क्या तू सच में चाहता है कि मां एक बेटे के साथ रहे और दूसरे से दूर हो जाए? भाई,
तू सही कह रहा है। मैं तो बस यही चाहता था कि कोई परेशानी ना हो, कोई विवाद ना हो, पर मैं भूल गया कि सबसे बड़ी ताकत हमारा साथ है। अरुण, चल आज से इस 1 बीघा जमीन को सिर्फ खेत नहीं, बाबूजी की विरासत समझकर जोतते हैं। इसमें मेहनत भी करेंगे और उनके सपनों को भी जिंदा रखेंगे। हाँ भाई, अब हम सिर्फ खेत नहीं जोतेंगे, बल्कि बाबूजी के वचन भी निभाएंगे। गांव की एक गर्मी रात थी। चारों तरफ सन्नाटा था। बस कहीं कहीं से कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। झोपड़ी के भीतर एक दिया मंद मंद जल रहा था। अरुण चारपाई पर लेटा था, लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं थी। उसकी पत्नी सरला धीरे से पास आई और सिरहाने बैठ गई। कुछ पल खामोशी रही, फिर सरला बोली, अरुण, एक बात पूछूं? बोलो सरला। तुम्हारे बाबूजी अब इस दुनिया में नहीं है। तुम छोटे बेटे हो, लेकिन तुम भी तो इस घर बार में बराबर के हिस्सेदार हो। फिर सब कुछ रामा भैया के हिसाब से क्यों हो रहा है? नहीं सरला, ऐसा कुछ नहीं है। भैया तो बस वही कर रहे हैं जो बाबूजी चाहते थे। बिल्कुल, लेकिन क्या बाबूजी ने ये भी कहा था कि हर बात का फैसला रामा भैया ही करें? तुम क्या सिर्फ उनके पीछे पीछे चलते रहोगे? सोचो, अगर जमीन बंट जाती तो आज हम अपने मन से खेती कर सकते थे। माँ भी भैया के पास ज्यादा रहती हैं। क्या उन्होंने कभी तुम्हारे बारे में सोचा? अरुण कुछ नहीं बोला। उसकी आंखों में उलझन तैरने लगी। जो भाई उसे हमेशा सही राह दिखाता था, उसी के लिए सरला के शब्दों ने एक हल्की सी दरार डाल दी थी। भाई का मान रखना चाहिए, लेकिन खुद को भुला देना ये भी ठीक नहीं। कभी कभी जरूरी होता है अपना हक मांगना। ठीक है सरला, अब और नहीं। कल सुबह मैं भैया से बात करूंगा जमीन बांटने की। यही सही रहेगा। हर किसी को अपना हिस्सा चाहिए। अब हम दूसरों के सहारे क्यों जिएं? उधर दूसरी झोपड़ी में एक बिल्कुल अलग दृश्य था। रामा और उसकी पत्नी माया चारपाई पर बैठे आपस में हल्की मुस्कुराहटों में बातें कर रहे थे। अच्छा लगता है ना, जब तुम और अरुण मिलकर खेत में काम करते हो। बाबूजी भी यही चाहते थे कि तुम दोनों भाई हमेशा साथ रहो। हाँ माया, जब अरुण हंसता है तो लगता है बाबूजी हमारे साथ ही हैं। हम दोनों अगर साथ रहें तो ये 1 बीघा जमीन भी बहुत बड़ी लगती है। सरला की नजरें ठीक नहीं लगती मुझे। कई बार उसके हाव भाव अजीब लगते हैं। कहीं वो अरुण को भटका न दे। मैं अरुण को जानता हूँ, वो बाबूजी के उसूल नहीं भूलेगा। हम दोनों मिलकर सब संभाल लेंगे। माया ने हल्की मुस्कान दी, पर उसके मन में जो आशंका थी वो अब भी वही थी, जैसे आने वाले तूफान की आहट उसे पहले से महसूस हो रही हो। सुबह की हल्की लालिमा आसमान में फैल रही थी। चिड़ियों की चहचहाहट खेतों के ऊपर गूंज रही थी। रामा हंसते चेहरे से झोपड़ी के बाहर निकला। जैसे रोज की तरह आज भी वह और अरुण मिलकर खेत में जाएंगे। अरुण, चल खेत चलते हैं। आज हल भी ठीक करना है, साथ में काम जल्दी हो जाएगा। भैया, आज अरुण नहीं जाएगा। उसे थोड़ा आराम चाहिए। अरे, खेत में जाना आराम ही तो है हमारे लिए। बुलाओ ना उसे, मिलकर काम करेंगे। इस बार अरुण खुद बाहर आया। उसकी आंखों में झिझक थी, पर चेहरे पर एक कठोरता भी। भाई, आज मैं खेत नहीं जाऊंगा और आगे से शायद अलग काम करना ही ठीक रहेगा। क्या मतलब अरुण? अलग काम? क्या हुआ है? किस बात ने तुझे बदल दिया? भाई, मैं अब चाहता हूं कि हम जमीन बांट लें, दोनों अपना अपना हिस्सा जोतें। ऐसे किसी पर बोझ भी नहीं होगा और मन की शांति भी रहेगी। अरुण, तू तो जानता है बाबूजी क्या चाहते थे। 1 बीघा जमीन बांट लेंगे तो क्या मिलेगा? 2 टुकड़े खेत के होंगे, पर रिश्ता भी वहीं टूटेगा। सोच, माँ क्या महसूस करेंगी? भाई, मैं अब फैसला कर चुका हूं। हम दोनों के रास्ते अब अलग होने चाहिए। अगर तूने जमीन बांटने का मन बना ही लिया है तो एक बात बता, माँ का क्या होगा अरुण? क्या उन्हें भी बांट दोगे? माँ, हम दोनों की बराबर हैं, तो वो 15 दिन तेरे साथ रहेंगी और 15 दिन मेरे साथ। जैसे जमीन बांट रहे हैं, वैसे ही उनका ख्याल रखने की जिम्मेदारी भी। रामा कुछ देर चुप रहता है। उसका चेहरा उदास हो जाता है। उसकी आंखें छलकने लगती हैं। तू सच में इतना बदल गया अरुण? माँ कोई सामान नहीं है जो हिस्सों में बांटी जाए। ठीक है, अब कुछ कहने को रह नहीं गया। कल चल सरपंच के पास, वहीं होगा जमीन का बंटवारा। रामा मुड़कर बिना कुछ और कहे खेत की ओर चला जाता है।
मोती देवी दरवाजे पर बैठ जाती हैं। उनकी आंखों में आंसू हैं। हे भगवाना, मैंने बेटों को तो जन्म दिया था, पर ये दिन देखना लिखा था, ये न सोचा था। रात का समय, झोपड़ी के भीतर दिया मंद रोशनी दे रहा है। अरुण चारपाई पर बैठा था। सरला कपड़े समेट रही थी। सुनो अरुण, एक बात कहूं? बोलो सरला, क्या बात है? जब बंटवारा हो ही रहा है तो माँ को भी रामा को दे दो ना। कम से कम घर का बोझ थोड़ा हल्का तो होगा। क्या माँ कोई बोझ है क्या? तो क्या सुख है, सारा दिन दवा, देखभाल और उनकी शिकायतें। ना अपने लिए समय बचता है, ना चैन की नींद। सरला, तू समझती है क्या कह रही है? माँ ने हमें पालने में कितनी रातें जाग कर बिताई। आज हम उन्हें कैसे किसी और को दे सकते हैं? तो फिर तू ही संभाल माँ को। लेकिन याद रख, अगर माँ को रामा के पास नहीं भेजा तो मैं मायके चली जाऊंगी। मैं कोई नौकरानी नहीं आई हूं कि तेरे माँ की सेवा में लगी रहूं। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। दिया टिमटिमाता है। अरुण सोच में डूब जाता है। उसके चेहरे पर दर्द है और उलझन भी। ठीक है, माँ को रामा के पास रहने भेज देंगे। इधर रामा की झोपड़ी का आंगन। मोती देवी चुपचाप बैठी हैं। उनकी आंखों में आंसू हैं। रामा और माया पास ही खड़ा था। रामा बेटा, क्या ये दिन देखना बाकी रह गया था मेरे लिए? जिस आंगन में तुम दोनों खेलते थे, अब वहीं से मुझे बांट कर भेजा गया। नहीं माँ, ऐसा मत कहो। आप कहीं नहीं गईं। आप हमारे साथ थीं, हैं और रहेंगी। मैंने सोचा था कि मेरे जाने के बाद बंटवारा होगा, पर मैं तो जिंदा हूँ, फिर भी मेरे हिस्से बांटे जा रहे हैं। माँ, हम दोनों आपका पूरा ध्यान रखेंगे। आपके खाने, आराम, दवाइयों, हर बात का ख्याल हम पहले से भी ज्यादा रखेंगे। किस्मत देखो मेरी, बेटे 2 हैं, लेकिन अब माँ एक के पास बोझ है, दूसरे के पास जिम्मेदारी। माँ, आपके आंसू मेरे लिए आग जैसे हैं। अब आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। हमारा घर आपका घर है और रहेगा। सुबह का समय। रामा झोपड़ी के भीतर अलमारी और संदूक पलट रहा है। चेहरे पर चिंता और बेचैनी है। माया वहीं खड़ी है। माया, खेत की जमीन के कागजात नहीं मिल रहे हैं। मैंने अलमारी, संदूक सब देख लिया, कहीं नहीं है। क्या? वो तो बाबूजी हमेशा उस लाल फाइल में रखते थे ना। मैंने तो छुआ भी नहीं उसे। कहीं गिर तो नहीं गई? नहीं माया, ये कुछ और है। बाबूजी उन्हें बहुत संभाल कर रखते थे। ऐसे अचानक गायब होना ठीक नहीं लग रहा। रामा माँ के पास जाता है। मोती देवी खाट पर बैठी हैं। माँ, आपको खेत के कागजों के बारे में कुछ याद है? कहीं रखे थे क्या? नहीं बेटा, तेरे बाबूजी ही सब रखते थे। उन्होंने कभी मुझे कुछ नहीं बताया उस फाइल के बारे में। अब तो याद भी नहीं कि आखिरी बार वो कहाँ रखे थे। रामा गहरी सांस लेकर अरुण के पास जाता है। अरुण आंगन में बैठा था। पास में सरला खड़ी थी। अरुण, खेत के कागजात नहीं मिल रहे हैं। तुझे कुछ पता है? बाबूजी ने तुझे कभी कुछ बताया था? नहीं भाई, मुझे तो कुछ याद नहीं, पर तुम ठीक से ढूंढ लो एक बार फिर। तभी सरला बीच में बोल पड़ती है। आवाज में व्यंग्य और ताना होता है। या फिर शायद तुम दोनों, रामा और माया ने ही कहीं छुपा दिया हो। कौन जाने, बंटवारा रोकने के लिए चाल भी हो सकती है। सरला, मैं तुम्हारे घर आया हूं जवाब लेने नहीं, सच्चाई जानने। अगर तुम्हारे पास जवाब नहीं है तो शक भी मत फैलाओ। रामा बिना और कुछ कहे लौट जाता है। उसके मन में अब सवालों की आंधियां उठने लगी हैं। दोपहर का समय। रामा घर के बाहर बैठा है, चिंता में डूबा। तभी गांव का साहूकार मंगल लाल आता है और रुकता है। रामा, बहुत दिन हो गए। तेरे बाबूजी का 50,000 का कर्ज बाकी है मेरे पास। कर्ज? कौन सा कर्ज? क्या बक रहे हो तुम? तेरे बाबूजी भीमलाल ने खेती वाली जमीन के असली कागज मेरे पास गिरवी रखे थे। मैं झूठ नहीं बोल रहा, सबूत के साथ आया हूँ। माया बाहर आ जाती है। अंदर से मोती देवी लड़खड़ाते हुए बाहर आती हैं। बाबूजी ने कभी किसी से 1 रुपया भी उधार नहीं लिया। वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? नहीं नहीं, मेरा भीमलाल ऐसा कभी नहीं कर सकता। उसने पूरी जिंदगी मेहनत की,
कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। मां जी, मैं आपकी इज्जत करता हूँ, लेकिन हकीकत नहीं छिपाई जा सकती। मैंने उन्हें खुद अपने हाथ से पैसे दिए थे। वो कहते थे जरूरत है, लेकिन बच्चों को मत बताना। साहूकार अपनी बात कहकर चला जाता है। माहौल भारी है। रामा, माया, अरुण, सरला और मोती देवी सब स्तब्ध खड़े थे। कुछ पल खामोशी रहती है। फिर अरुण रामा की ओर घूरते हुए बोलता है, भाई सच सच बता, ये सब क्या है? बाबूजी ने अगर कर्ज लिया था तो तू क्यों नहीं जानता? या फिर सब कुछ तुझे पहले से पता था? क्या बोल रहा है अरुण? मैं भी अभी जान पाया हूं उतना ही जितना तुमने सुना। पर कागज भी गायब, और अब कर्ज की बात भी। सब तेरे ही इर्द गिर्द क्यों हो रहा है? कहीं तूने जानबूझकर सब छिपाया तो नहीं, जमीन पर पूरा हक पाने के लिए? अरुण, सोच समझ कर बोलो। रामा दिन रात बाबूजी के साथ रहा है, उसने कभी कोई चाल नहीं चली। अरे माया, तू तो बोलेगी ही। आखिर जो कुछ भी बचा है वो रामा के हिस्से में ही तो जाएगा ना। अगर तू इतना सीधा है तो बता, कागज कहां गए? साहूकार से तूने कर्ज क्यों नहीं चुकाया अब तक? क्योंकि मुझे खुद नहीं पता कि बाबूजी ने कर्ज क्यों लिया था। मैंने सबके लिए अपना हिस्सा छोड़ा और तुम लोग मुझे ही कसूरवार बना रहे हो। क्यों नहीं होगा तेरा कसूर? बाबूजी के सबसे करीब तू ही था। सच तो ये है कि उन्हीं के भरोसे का फायदा उठाया तूने। बस करो सरला, रामा ने हमेशा घर को जोड़ा है। तुम लोग तो बंटवारे की बात बाबूजी के जलते चूल्हे पर ही करने लगे थे। अब तुम दोनों पति पत्नी खुद को बहुत पाक साफ दिखा रहे हो, पर हो सकता है सब कुछ मिलकर ही किया हो। तुमने प्लान बनाया हो हमें बेवकूफ बनाने का। बस करो, बंद करो ये लड़ाई। भीमलाल की चिता की राख तक ठंडी नहीं हुई और तुम सब एक दूसरे को नोचने पर तुले हो। क्या यही सिखाया था उन्होंने तुम्हें? अब माँ जी को भी रामा के ही पक्ष में बोलना है। लगता है वो पहले से तय कर चुकी हैं किसका साथ देना है। कितनी भी कीचड़ उछाल लो सरला, मुझे बाबूजी की आंखें याद हैं। उन्होंने मुझसे कुछ छुपाया होगा, लेकिन मेरी नीयत पर शक नहीं किया कभी। अब कोई भाई नहीं तू, कल पंचायत में देख लेंगे। सच सामने आना ही चाहिए, चाहे जो टूटे। इतना कहते हुए अरुण और सरला वहां से निकल जाते हैं। माहौल एकदम शांत हो जाता है। अगली सुबह घर का आंगन। अरुण खाट पर बैठा था। तभी सरला का भाई रवि आता है। वो थोड़ा घबराया हुआ लेकिन शांत निगाहों से कहता है, कहाँ है मेरा जीजा राजा? कैसे हो अरुण भैया? ठीक हूं रवि, तू कब आया गांव? अभी अभी सोचा बहन से भी मिल लूं और तुझसे भी। बहुत सुन रहा हूँ यहाँ बंटवारे की चर्चा है। हाँ, बस घर की उलझने हैं, संभाल लेंगे। इतने में सरला बाहर आ जाती है। रवि इशारे से कुछ कहता है। अरे भैया, अंदर चलो, थोड़ी बातें कर लें। दोनों रसोई की ओर चले जाते हैं। धीमे स्वर में बात करते हैं ताकि कोई सुन न सके। देख सरला, तूने जो 50,000 भेजे थे ना, वो मैंने तेरे नाम पर जमीन का एग्रीमेंट करवा लिया है। बाकी के 50,000 दे देना, फिर पूरी जमीन तेरे नाम हो जाएगी। तू अब बस अरुण को समझा कर रामा को पूरी तरह अलग करवा दे। एग्रीमेंट? भैया धीरे बोलो, कोई सुन न ले। अगर रामा को पता चल गया तो तूफान खड़ा हो जाएगा। माँ भी यही है और माया तो हमेशा कान लगाए बैठी रहती है। तू फिक्र मत कर, सब संभाल लेंगे। बस ये मत भूल, ये मौका बार बार नहीं आता। तेरे नाम जमीन हो गई तो तू रानी बन जाएगी पूरे गांव में। ठीक है, अब बात संभाल कर रखनी है। अरुण को धीरे धीरे तैयार करूंगी, रामा को पूरी तरह बदनाम करके। सरला, एक बात बता, वो जो साहूकार आया था, कहीं उसने सच में तो कुछ नहीं कह दिया कि तूने ही तो जमीन के कागज गिरवी नहीं रख दिए और बाबूजी का नाम दे दिया? अरे तू क्या पागल हो गया है? वो क्यों बोलेगा मेरी सच्चाई? मैंने उसे 10,000 रुपये दिए हैं, बस इतना बोलने के लिए कि भीमलाल ने ही कर्ज लिया था। इतना पैसा लिया है उसने, अब वो कैसे मुकरेगा? तू तो कमाल है बहन, इतनी दूर तक सोच लिया तूने। अब बस बाकी 50,000 की बात है, फिर पूरी जमीन तेरे नाम। इस बार चूक नहीं होनी चाहिए भैया। माँ को रामा के पास छोड़कर हम चैन से अपने हिस्से की जमीन ले लेंगे और जब सब कुछ हमारे नाम हो जाएगा तब रामा चाहे तो खेतों में मजदूरी करता फिरे। तभी पास की झाड़ी में कुछ हलचल होती है। सरला और रवि एक पल को चौंकते हैं। कोई सुन तो नहीं रहा? नहीं, लेकिन अब सावधानी बरतनी होगी। हर दिन हर बात सोच समझ कर कहनी है। बस कुछ दिन और, फिर हमारी जीत पक्की। इधर घर के पीछे झोपड़ी के पास सरला और रवि की बातें खत्म होते ही अरुण
चुपचाप बाहर आता है। उसकी आंखों में हैरानी, गुस्सा और दर्द एक साथ उमड़ रहा है, क्योंकि रवि और सरला की सारी बातें अरुण ने सुन लिया था। हे भगवान, ये मैं क्या सुन रहा हूं? मेरी अपनी पत्नी मेरे ही भाई को फंसाने की साजिश कर रही है, और मैं रामा को ही दोष देता रहा, जिसने बाबूजी की सेवा की, मां को संभाला। मैंने उसे भाई नहीं समझा, सिर्फ दुश्मन मान लिया। पर असली दुश्मन तो मेरी आंखों के सामने बैठा था। अरे सुनिए, कहाँ चले गए थे आप? भैया तो चला गया, अब अंदर आइए। तूने मुझे धोखा दिया सरला, रामा के नाम पर, बाबूजी के नाम पर, मेरे भरोसे के नाम पर। क्या मतलब? आप क्या कह रहे हैं? सब सुन लिया मैंने। रवि के साथ मिलकर जमीन हड़पने की योजना, साहूकार को पैसे देकर झूठ बुलवाना। तूने तो मेरे रिश्तों को मिट्टी में मिला दिया। अब समझ आया रामा क्यों हर बार चुप रह जाता था, क्यों मां के आंसुओं को पोंछता रहता था, क्यों माया कभी उलझनों की बात करती थी और मैं सब अनसुना करता रहा। रामा बचपन में हर बार मुझे गुड़ वाली रोटी दे देता था, जब मां कहती थी कि बस 2 रोटियां बची हैं। बचपन की वो नन्ही सी छत जहां हम दोनों बारिश में भीगते थे। तूने तो हर मोड़ पर मेरा साथ दिया, और मैंने क्या किया? आप सोच सोच के परेशान हो रहे हैं। ये बातें इतनी बड़ी भी नहीं हैं। वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। नहीं सरला, अब टालने से कुछ नहीं होगा। झूठ, लालच और धोखा, ये सब छोटी बातें नहीं हैं। हमने रामा को गलत ठहराया, उसकी चुप्पी को चालाकी समझा, और वो हर दिन मां की सेवा करता रहा, खेत जोतता रहा। मैंने तो सिर्फ तुम्हारे भले के लिए किया था। भले के लिए? अपने भाई को चोर साबित करवा देना, अपने बाप की आत्मा को झूठे कर्ज में डुबो देना, ये कैसा भला था सरला? मैंने सुना है सब, साहूकार को पैसे देकर झूठ बुलवाना, जमीन का कागज छुपाना। माफ कर दो अरुण, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। माफी मुझसे नहीं सरला, माफी उन लोगों से मांगो जिनका दिल तुमने तोड़ा है। रामा से, जो हमेशा भाई मानता रहा और तुमने उसे चोर साबित करने की कोशिश की। मां से, जिसने तुम्हें बहू नहीं बेटी समझा और तुमने उन्हें बोझ कहा। और बाबूजी की आत्मा से, जिनके नाम पर तुमने झूठ का सौदा किया। इतना सब कुछ करके सिर्फ माफ कर दो कह देने से कुछ नहीं बदलता। गलती मुझसे भी हुई सरला, मैंने भी तुझ पर ज्यादा भरोसा किया और रामा से सारे रिश्ते तोड़ लिए। अब वक्त है सब कुछ ठीक करने का। कल सुबह मैं रामा से माफी मांगूंगा, मां से भी। अगर वो माफ कर दें तो शायद कुछ रिश्ता बच जाए। अगली सुबह अरुण और सरला दोनों रामा के घर पहुंचते हैं। नजरें झुकी हुई, पछतावे की लहर उनके चेहरे पर साफ झलक रहा था। अरुण, इस वक्त सब ठीक है? नहीं भाई, कुछ भी ठीक नहीं है। लेकिन आज हम तुम्हारे सामने वो बात लेकर आए हैं जिसे बहुत पहले कह देना चाहिए था। सच ये है कि जमीन के कागज तूने नहीं छुपाए। सरला ने ही रवि के साथ मिलकर उन्हें गिरवी रखा और साहूकार को पैसे देकर झूठ बुलवाया। तुझे गलत समझ बैठा, पर अब समझ आया कि गलत मैं था और सबसे बड़ा धोखा तू नहीं, मैं कर रहा था। रामा भैया, माफ कर दीजिए, मैं लालच में बहक गई थी। पर अब समझ आ गया कि जमीन का कोई टुकड़ा रिश्तों से बड़ा नहीं होता। आपके और मां के साथ जो किया उसका कोई बहाना नहीं है। बस माफी मांग सकती हूं। तुम दोनों ने जो किया उसका दर्द अब तक भीतर है। लेकिन अगर बाबूजी होते तो शायद कहते, रिश्ते अगर टूट जाएं तो उन्हें जोड़ा जा सकता है, पर नफरत अगर पलने लगे तो सब बिखर जाता है। मैं तुम्हें माफ करता हूं, पर भरोसा फिर से बनाने में वक्त लगेगा। बहुत हो गया बेटा, अब और मत रुलाओ इस बूढ़ी माँ को। तुम्हारे बाबूजी ने 1 बीघा जमीन जरूर छोड़ी, लेकिन सबसे बड़ी दौलत तुम दोनों थे, हमारे बेटे। अरुण बेटा, जमीन तो फिर भी बढ़ सकती है, पर क्या माँ बढ़ सकती है? क्या बचपन की यादें, बाबूजी की छांव या भाई का भरोसा, क्या उसे भी बांट दोगे? जिस घर में भाई भाई में दरार आ जाए, उस घर की नींव ही हिल जाती है। आज जो कुछ भी कहा, सुना, उसे यहीं मिट्टी में दबा दो।
माँ यही चाहती है कि मेरे बेटे फिर से एक साथ खाएं, एक साथ रहें और इस जमीन से नहीं, अपने प्यार से उगाएं सोना। माँ, अब और गलती नहीं होगी। तेरा आशीर्वाद ही अब हमारी असली दौलत है। दोस्तों, कभी कभी माँ का एक शब्द अदालत के फैसले से बड़ा होता है और माँ का आंचल ही वो जमीन है जिसमें हर रिश्ता फिर से उग सकता है। रिश्ते जमीन से नहीं, भरोसे और प्यार से बनते हैं। धोखे से मिलती है जमीन, पर खो जाते हैं अपने। अगर दिल साफ हो और माफी सच्ची, तो टूटे रिश्ते भी जुड़ सकते हैं।